नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अपनी इस चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का उसी परंपरागत जो प्रारब्ध की स्वागत वाली थाली है, उस थाली से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी, स्वागत है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपको जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आज मैं खबरों की दुनिया में टहल रहा था सुबह सुबह उठ के, तो मेरे हाथ एक खबर लगी, तो मैं चौंका। और वो खबर थी कोलिजियम से जुड़ी हुई। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ा जाए। दरअसल राज्यसभा सांसद हैं पी विल्सन। इन्होंने एक तारांकित सवाल पूछा था, और तारांकित सवाल जब सदन के किसी भी, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में पूछा जाता है, तो इसको ये बोलते हैं कि संबंधित जो मंत्रालय होता है उसको एड्रेस और डेटाज या सूचनाएं मांगी जाती हैं किसी भी सांसद का। ये उसका प्रिविलेज है, ये उसका अधिकार है। और तब तक जब तक संसदीय नियमों के अंदर अगर बहुत गोपनीय सूचना नहीं है तो वो मंत्रालय सांसदों को देता है। ये है लबोलुआ। तो राज्यसभा में पी विल्सन सांसद ने ये पूछा कि भाई साहब, 2021 से लेके 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी जजेस अपॉइंट हुए हैं, जरा उनका हमको जातिगत डेटा दे दीजिए। अब जब डेटा दिया सरकार ने, कानून मंत्री जो हैं हमारे मेघवाल साहब, तो निकल के आया कि 2021 से 2026 में अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल 593 जजों में से 157 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से थे। ये सारे मिला के मैं अभी अलग अलग भी बताऊंगा। जबकि बाकी जो कुल नियुक्तियां थी इन 593 में वो सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित जो जातियां हैं उनसे थी। परसेंटेज के हिसाब से अगर निकाला जाए तो 5 सालों में नियुक्त लगभग 73.5% जज कथित रूप से ऊंची जातियों के थे। यानी 3/4 जज ये ऊंची जातियों के हैं जो रिजर्वेशन क्लास में नहीं आते। ये भी सही है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां जो जजों की होती हैं उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं लेके आऊं तो 26 जज अनुसूचित जाति से थे 593 में, 14 अनुसूचित जनजाति के, 80 जज ओबीसी के, 37 अल्पसंख्यक समुदाय के। लेकिन इसी के साथ एक फिगर और भी दे देते हैं कि 96 महिला जज भी बनाई गई। अब सवाल ये होता है कि परसेंटेज में क्या है। परसेंटेज में अगर आप आइए तो एससी कैटेगरी 4.38% यानी 26, एसटी कैटेगरी 2.36% जज, अल्पसंख्यक 6.23%, ओबीसी 13.49% और उच्च जातियां कथित रूप से 436 कुल 593 में, जिसका परसेंटेज आता है 73.52। ये कोलेजियम से हुआ। व्यालोक जी, कोलेजियम इस देश में समाप्त होना चाहिए क्योंकि खानदानों का राज है। लेकिन ये फिगर ने तो यूजीसी के बाद उपजे असंतोष और तमाम चीजों के बीच में मुझे लगा कि अरे, कोलेजियम पर तो प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए कोलेजियम बचा के, क्योंकि यहां तो बड़े मौजी मौज है। 593 में 436, 73%। इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं आप, और क्या कोलेजियम का समर्थन वाजिब नहीं हो जाता फिर अगर फिगर के आधार पर कहें तो? देखिए, भारत की जो जुडिशरी है, मैं इसी वजह से उसको न्यायपालिका नहीं कहता, अन्यायपालिका कहता हूं। वहां सामाजिक विविधता का संकट बहुत ही ज्यादा गहरा है। यह संकट अमेरिका और ब्रिटेन में भी है, वहां भी चुनौतियां हैं, लेकिन वहां सुधार की कोशिशें दिखती हैं। यहाँ पूरी न्याय व्यवस्था को 25-30 परिवारों ने आपस में मिलके बंधक बना लिया है। और वो जो आखिरी वाक्य आपने कहा ना, तो माफ कीजिएगा कि कोलेजियम का समर्थन मुझे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति शायद अंतिम दम तक नहीं करेगा। जिसका भी न्याय, प्राकृतिक न्याय में, व्यवस्था में यकीन है, जो मानता है न्याय की अवधारणा में, वह कभी भी इस
कोलेजियम सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। एक बात तो ये। अब जरा अपॉइंटमेंट्स की शैली पर आ जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है, वहां एक कमीशन है, और ये इसीलिए है कि वर्गीय विविधता संतुलन मिलता रहे। इसके बावजूद ध्यान रहे कि ब्रिटेन में अभी भी वो सीमित है, सुधार जारी है। आप सोचिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बाद ये हालत है। कोलेजियम में तो वही हालत होगी, 75%। 25-30 परिवार, उसमें भी तथाकथित, मैं ऊंची नीची जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, सवर्ण अवर्ण नहीं करूंगा। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जुडिशरी को आरक्षण से क्यों मुक्त रखा गया है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो कॉलेजियम की समाप्ति, चूंकि वो मुझे लगता है कि एक संजीदा है इस देश में सामाजिक न्याय को लेकर। उन्होंने कई बार कहा है जातीय जनगणना कराइए, आरक्षण की सीमा हम बढ़ा देंगे, 80% तक ले जाएंगे। तो अगर वो सचमुच संजीदा हैं, केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आज से, अभी से, संसद का सत्र चल रहा है, इस मुद्दे को उठाना चाहिए और एक गंभीर नेता की तरह इसको खत्म करने की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन खैर, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनके सलाहकार जाने। जरा आते हैं वापस अमेरिका पर। अमेरिका में राष्ट्रपति करते हैं नामांकित और सीनेट उसकी पुष्टि करता है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति भी केवल नामांकित कर सकते हैं, पुष्टि उसकी तभी होगी जब सीनेट उसको पारित कर दे। तो ये संतुलन भी है, विविधता भी है, और इसीलिए अमेरिका में ब्लैक हो, हिस्पैनिक हो, चाइनीज हो, एशियन हो, जो भी मूल के लोग हैं, उनकी ठीक ठाक संख्या लगती है। जातीय विविधता भी है, लैंगिक विविधता भी है, सब कुछ है। अब आइए अपने प्यारे देश भारत में, जहां 25-30 परिवार, ये मैं शायद थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, 25-30 परिवारों ने पूरी न्याय व्यवस्था को बंधक बना रखा है। आज से नहीं, हमेशा से। ऊपर से ये कॉलेजियम नाम का, मतलब इसको अगर मैं कहूं कोढ़ में खाज, तो बुरा नहीं होगा। इसका नतीजा क्या दिखता है, जो आपने सामने सामने रख दिया। मैं दंग हूं देखकर। जब न्याय देने वाले लोगों में ही विविधता नहीं है, तो भला सामाजिक न्याय कैसे होगा। जब वहीं पर समानता नहीं है, आज के आज इस कॉलेजियम को टूटना चाहिए। अच्छा, कैसे विविधता आएगी, जरा मुझे बताइए। अगर मैं परिवार परिवार खेल रहा हूं और मैं पहले से वहां मौजूद हूं, तो मैं अपने मौसे के बेटे को ही लाऊंगा ना, मैं अपने भतीजे को ही लाऊंगा, बेटे को लाऊंगा, बेटी को लाऊंगा। तो आप ये उम्मीद भी कैसे कोई कर रहा है कि वहां विविधता आ जाएगी, वहां समानता नहीं आएगी। पारदर्शिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व की जो घोर कमी, और कमी नहीं, जो शून्य है। हमारे यहाँ की जुडिशरी में न तो अकाउंटेबिलिटी है, न ट्रांसपेरेंसी है, और इनके फैसले जो आते हैं वो तो खैर माशाल्लाह होते ही होते हैं। उसकी वजह केवल और केवल ये कॉलेजियम है। तो यूजीसी के बहाने जिन लोगों का जातिवाद थोड़ा थोड़ा रिस्क आया था, अब मुझे लगता है कि इस बार पूरा वो मवाद खुल के बहना चाहिए। उनको इस पर अपनी पीठ ठोंकनी चाहिए और अपने माथे पर जात का स्टिकर लगा के घूमना चाहिए। फिलहाल तो यही दिख रहा है जी। अच्छा, आपने कहा कि मैं चौंका। निश्चित तौर पर मैं ठिठक गया। ये जो राज्यसभा में मंत्रालय ने बताया, मंत्री जी ने, और ये फिगर्स देखने के बाद वाकई, और आपकी वो बात मूल है कि जब आपके अंदर ही इतनी असमानता है, आपके यहाँ ही जब इक्वलिटी नहीं है, तो आप जो है कभी सबको हाँकते हैं कि भैया फलाने इक्वलिटी करो, फलाने जगह बराबरी होनी चाहिए, फलाने जगह ठिकाना होनी चाहिए। तो ये तो सबसे पहला मूल आधार हो जाता है। लेकिन आपने, मुझे नहीं लगता कि व्यंग में वो बात कही। जो दूसरी बात आपने कही कि यूजीसी जो एक्ट था, उसके समय जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे थे, तो फिर उनको तो कॉलेजियम सिस्टम के सपोर्ट में आ जाना चाहिए, ये भी है। तो ये डिलेमा कैसे खत्म होगा। एक तरफ तो ये फिगर बताता है, और मान लीजिए केवल ये ऐसे कॉलेजियम का, और आपकी जो सबसे बड़ी चिंता है कि 20-25 परिवार, ये उसी का प्रतिफल है। अगर वो परिवार के बाहर जाता तो होता,
अब कई दर्शक ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये फिगर जब वहां पर रिजर्वेशन है ही नहीं है तो आप फिगर कहाँ से ले आए, या मंत्रालय फिगर कहाँ से ले आए। दरअसल जो संविधान का अनुच्छेद 124, 217 और 224, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन नियुक्ति के समय जितने भी जजेस होते हैं उनको अपना बैकग्राउंड, सामाजिक बैकग्राउंड जिसमें उनकी जाति भी शामिल होती है, वो कहाँ से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं, ये उनको देना पड़ता है प्रोफाइल। तो वहां जो अवेलेबल था कॉलेजियम के उस नियम के अनुसार, उसके अंदर ये डेटा है। ये डिलेमा कैसे खड़ा होगा, खत्म होगा? यहाँ तो फिर सबको जो है आरक्षण सपोर्ट करना पड़ेगा। आरक्षण दीजिए। यहाँ मैं एक लाइन में खाली कंक्लूड कर दूं कि यहाँ तो फिर सपोर्ट करना पड़ेगा कि वाह कॉलेजियम, वाह हमें कॉलेजियम पर गर्व है। कैसे नहीं, खत्म होगा ये डिलेमा? क्यों करना पड़ेगा भाई? आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कौन हैं? आप इस देश से परे हैं? इस देश की किस संस्था में नहीं है आरक्षण? आपके यहां क्यों नहीं आरक्षण होगा? मैं तो इसका जवाब चाहता हूं। भाई भारत का संविधान कहता है कि न्याय सबके लिए समान है, लेकिन आपकी सेना में नियुक्तियों नहीं है, मैंने खोल दे रहे सेना हैं। में भी तो नहीं है, नहीं सेना में भी तो नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि सेना भाई के स्पेशल। मसले पर सेना के मसले पर मैं आ जाऊंगा, लेकिन सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों उठ रही है? और सेना में अगर जाति का सवाल उठेगा तो बहुत सारी दूसरी बलाएं आ जाएंगी। सेना में आपके शारीरिक बल, मानसिक बल की मात्र परीक्षा होती है। सेना में अगर आरक्षण नहीं है तो सेना में नियुक्तियों का प्रतिशत निकलवा लीजिए किसी सांसद महोदय से कह के, देख लीजिए वहां प्रतिशत कैसे बरकरार रखा गया है। मेरा दावा है। ये कोई इंटरनल सिस्टम है, ध्यान दिया जाता है कि जो सामाजिक बिल्कुल ताना बाना है उसी हिसाब से बिल्कुल वो ध्यान मेंटेन हो दिया जाता है। जाता है, और बिल्कुल ताना बाना है। भाई हमारे यहाँ मार्शल रेस किसको हाँ, कहा जाता ये है? बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात जिसको मैं मतलब थोड़ा सा था कि ये सामाजिक ताना बाना। भाई नेचुरल चीज आप बिना फिल्टर के जाने देंगे तो जो समाज में है वही आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देगा, सेना में है। क्यों? बिल्कुल। और सेना की तरह हमारे जजेज जाके सीमा पर नहीं खड़े हो रहे हैं। हमारे जजेज एसी चैम्बर में लगा के मालपुआ चाव रहे हैं और नोटों की गड्डियां बटोर रहे हैं और उसको जला रहे हैं, तो नाली जाम हो जा रही है और उसकी सजा मिलती है कि चलो तुम आज तक दिल्ली में मौज कर रहे थे, अब जाके इलाहाबाद में मौज करो, दोनों जगह रहो। क्या बात करते हैं? सेना से कहां इस सड़े गले सिस्टम की आप तुलना कर रहे हैं साहब? मैं निराश हूं आपसे। नहीं 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 नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, केवल एक ध्यान दिलाया कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उस बहाने ये बात निकल के आई ना कि जो सामाजिक ताना बाना है, अगर आप कोई फिल्टर अनावश्यक नहीं लगाते हैं तो सेना का उदाहरण लीजिए कि वहां भारत के सामाजिक ताने बाने के अनुरूप ही आपको लोग दिखाई देते हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशन। सेना मैं तो की इसलिए भर्तियां होती हैं, इसको उसमें चर्चा में जाके लिया। जो बच्चे दौड़ते हैं, जो करते हैं, देखिए। लेकिन वापस आइए जरा कॉलेजियम और आपकी जुडिशरी पर। हाँ, संविधान ने कहा कि न्याय सबके लिए समान है, ठीक, लेकिन आंकड़ों तो आपने गिना दिए। ये साफ साफ क्या बताता है कि भयंकर तौर पर असमानता है। जब न्याय देने वाले ही समान नहीं हैं तो समानता कहां से आएगी? समान अवसर का नारा इन जजेस ने एक सजावटी बोर्ड की तरह बाहर टांग दिया है। लंबी चौड़ी बातें इनसे ले लीजिए। भारत के जितने अंग हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, उन सब में इनको अपनी लंबी नाक घुसेड़नी है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं करना है। अपनी आय के बारे में आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने हैं। इनको हर एक जगह विशेष सुविधा चाहिए। माननीयों के लिए अलग रास्ता। काहे भैया? क्यों? आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? केवल एक कुर्सी पर बैठ के आप कुछ एक वकालत पढ़ के काला चोगा और वो अंग्रेजों वाली विग आपने लगा ली तो आप इस देश के अलग हो गए। कॉलेजियम प्रणाली सर एक क्लब है, ठीक है, और वहां सदस्यता का पासपोर्ट तथा कथित ऊंची जातियों और ऊंचे रिश्तों, ये दो चीजें बस मायने रखती हैं कि आप ऊंची जाति के हों और ऊंचे रिश्ते हों आपके। जज साहब मेरे मौसा हैं, जज साहब मेरे फूफा हैं, और उसके बाद तो मैं तो बस फेलियर रहूंगा पूरी जिंदगी।
और हमारे यहाँ वकालत की डिग्री कैसे मिलती है जनाब, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। हमारे भी यहाँ वैसे ही मिलती है। तो मैं तो वकालत की डिग्री लूंगा, उसके बाद फूफा या मौसा किसको बनाएंगे, राजा बेटा को। अले ले ले मुन्ना, अभी तो खेल रहा है, थोड़ा 20 साल और बड़े हो जाओ तुम्हें जज बनाएंगे। मजाक बना के रख दिया है। आप न्यायपालिका कहते हैं और आपकी बुनियाद, आपकी नींव असमानता पर है, अन्याय पर है। जब तक इस भ्रष्ट, अपारदर्शी, अनैतिक कॉलेजियम व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाएगा जड़ मूल समेत, जुडिशरी में किसी भी तरह का रिफॉर्म संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। संसद में जब ये आंकड़े आए हैं ना, तो न्यायपालिका के बारे में एक ही लाइन आई है सर मेरे दिमाग में, हम सबके लिए खुले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक शर्त है, शर्तें लागू, वो छोटा सा स्टार देके होता है ना, शर्त, हम सबके लिए खुले हैं, बशर्ते आप विशेषाधिकार प्राप्त हो, बशर्ते आप कपिल सिब्बल जैसों के लिए 16 लाख की फीस दे सकें, बशर्ते आप उस सीढ़ी पर चढ़ने की हैसियत रखें। मैं और आप वो हैसियत नहीं रखते हैं। हाँ, वहां राहुल विंची से लेके और तमाम लोग एक फोन कॉल पर, साहब बीच संसद से फोन कॉल जाता है, जमानत मिलती है 2 बजे याकूब मेनन के लिए, साहब लोग दरवाजा खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन उस तथाकथित न्यायालय के मन की सीढ़ियां चढ़कर कोई हरहू, गुरसू, रमेश, दिनेश, अब्दुल दिखा के दे दे। ये जो मौलाना मौलवी लोग तुरंत पहुंच जाते हैं ना, अचानक पता चलता है, जरा पता कीजिए कि वो कहां से पहुंचते हैं, कौन वहां फंडिंग देता है। अरे साहब, जिस कोर्ट में अगर आपने एक लाइन जमानत लिख दी और उसके बगल में उससे पहले अगर नहीं लिखा बेल, तो वो ऐसे उठा के फेंक दिया जाता है। ये आपकी जुडिशरी है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका तथाकथित न्यायालय है, ये आपकी तथाकथित न्याय व्यवस्था है। अरे इन लोगों ने न्याय को रक्कासा के पांवों की पाजेब बना दिया है, जिसकी खनक सुनने के लिए चांदी के सिक्के चाहिए, बिल्कुल चांदी के सिक्के चाहिए साहब। 16 लाख एक हियरिंग का कौन देगा, अंबानी को छोड़ के। ठीक। अच्छा व्यालोक जी, ये फिगर जो दिखाते हैं कि 593 यानी 5 साल का ये रहा है, तो इसका मतलब अगर 5 साल की ये फिगर है तो अमूमन यही फिगर पहले की भी रही होगी, अगले 5 साल के बाद भी यही होगी अगर कॉलेजियम लागू है तो। बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल एक चीज और हुआ है, इसी जवाब में, इसी मार्क जो क्वेश्चन था पी विल्सन का, इसी के जवाब में मेघवाल साहब ने ये भी कहा कि मंत्रालय यानी सरकार कॉलेजियम साहब को ये एडवाइस भी बार बार देती है कि आप थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। ये जो 593 में से केवल 157 उस वर्ग से हैं, और उसमें अगर 96 आप महिलाओं को भी जोड़ लें तो भी कितना हो जाता है, लगभग आपको समझिए 250 के आसपास। तो 593 में 250 और उसके अलावा केवल 74% एक ही उस क्लास से आते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, मुझे तो उम्मीद है जरूर कोई ना कोई दर्शक नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसी चर्चा थी कि जिसको मैं सामने लाना ही चाहता था और आपसे ये बात करना चाहता था। आप निराश नहीं कर रहे हैं? फिर तो जो यूजीसी में बताइए बच्चों के साथ क्या हो रहा है और क्या हो जाएगा, मैं तो ये हर तो एक निराशा उस होगी। तत्व इस हिसाब से तो मैं हर आपने एक वर्ग को निराश कर दिया साहब। मैं हर एक उस तत्व को निराश करूंगा जो भारत के साथ नहीं है। मैं भारत के साथ हूं, इसलिए यूजीसी का विभेदकारी कानून अगर आएगा, SC ST एक्ट का अगर मिसयूज होगा, तो मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन ये कॉलेजियम के नाम पर ये जो 25 परिवारों का क्लब बनाया हुआ है ना, ये नहीं चलेगा। ये सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। और मैं आपको बताऊं सर कि मुझे तो सरकार बहादुर पर भी बड़ी हंसी आती है। सरकार बहुत मजा लेती है सर, हम कॉलेजियम को सलाह दे रहे हैं। अरे भाई, यही कर सकते हैं, अरे यही कर सकते हैं। वही वही मैं कह रहा हूं। एक बात बताइए मुझे, कल से ये अधिकार प्राप्त हो जाए कि मेरी गाड़ी जहां से गुजरेगी वहां रास्ता खाली हो जाएगा, मैं जहां खड़ा होऊंगा वहीं कुर्सी आ जाएगी, मैं इस अधिकार को क्यों छोड़ूंगा साहब, बताइए मुझे जरा।
मुझे केवल इतना बता दीजिए, सामान्य मनोविज्ञान को भी, लेकिन सरकार के पास कोई चारा भी नहीं है। लाई थी 2014 में भाई, लोग लाए थे कुछ एनजेसी करके, पटक दिया उठा के। सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मट्ठा डाल दिया कि नहीं, तुम हमारे अच्छा, विशेषाधिकार को खत्म करने वाले कौन होते हो जी। आपकी बात में आगे बढ़ाओ कि सरकार बहादुर भी मजा लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो पी विल्सन ने सवाल पूछा था, उन्होंने केवल इतना पूछा था कि भैया ऐसा है कि कितने एससी 5 साल में, एसटी, ओबीसी, सामान्य, महिला और अल्पसंख्यक जन, ये बता दो। ये नहीं बताता था, पूछा था उन्होंने कि आप सलाह क्या दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझ के ये कहा कि हमने ये सलाह दिया है कि साहब देखिए ऐसा है कि थोड़ी सी आप जो है सामाजिक ताने बाने को, मैं एग्जैक्टली अगर पढ़ूं तो सरकार ने आगे कहा, सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के पास है। हाईकोर्ट की नियुक्तियों से के लिए संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो करते हैं। सरकार अब देखिए मजा कैसे ले रही है, लेकिन वह हाईकोर्ट के सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के उम्मीदवारों पर उचित विचार करने का अनुरोध कर रही है। तो ये उंगली क्यों मेघवाल साहब ने दी, ये तो पूछा नहीं था विल्सन ने। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं ना भाई, सरकार बहादुर बहुत मजे लेती है, क्योंकि वो 2014 से जली हुई है भाई। सरकार ने एक अच्छे सही कह रहे इंटेंशन के साथ कॉलेजियम खत्म करना चाहा, उस पर मट्टा डाल दिया, तो अब वो यही करेगी, वो जनता के सामने आंकड़े ले आएगी। और मैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष, चूंकि मुझे लगता है कि वो सामाजिक न्याय की एक बुलंद आवाज है, बार बार कहते हैं कि जातीय जनगणना कराओ, 80% आरक्षण करो, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले वो 2 काम करें, न्यायपालिका में आरक्षण की मांग करें, और इंशाल्लाह उनकी सरकार कभी 150 साल बाद है तो उसको लागू मैं करने, तो नहीं नहीं और, मैं और तो विपक्ष कॉलेजियम को को, खत्म करें। सुनिए सर, हाँ मैं तो विपक्ष को ये सलाह दूंगा कि आप 2029 का लोकसभा चुनाव पूरे देश में इसी मुद्दे पर लड़ लीजिए कि बिल्कुल। भैया कोलिजियम समाप्त करो और न्यायिक व्यवस्था में भी आरक्षण हो। क्यों? क्योंकि 593 नियुक्त जजों में से अगर 74% अनारक्षित वर्ग के हैं, तो सही सवाल उठता है कि प्रारब्ध के इस वीडियो ने विपक्ष को, तो हे कांग्रेस, हे सपा, हे बसपा, हे फलाने, हे ढेकाने, उठाओ इसको अपने अपने 27 में, अखिलेश भैया इसको पकड़ लीजिए वीडियो को। तो कांग्रेसियों, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और सबसे ज्यादा वायरल कीजिए। और इसी के साथ बेहद गंभीर तरीके से यूजीसी पर जब हम डिस्टर्ब होते हैं, बिल्कुल होते हैं साहब, एसटी एक्ट पर हम डिस्टर्ब होते हैं, बिल्कुल होना चाहिए साहब, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्दों का चुनाव किया गया था वो उचित नहीं है। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ आज ब्यालोक जी के साथ ये बातचीत में निकल के आई कि अगर न्यायिक व्यवस्था इस देश में कुछ परिवारों के हाथ में खेल रही है, तो वहां पर भी दृष्टि बड़ी करनी होगी और आरक्षण वहां भी आना चाहिए, ताकि समानता, समरसता और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आज की चर्चा में निकल के आया, ये बहुत बड़े सवाल का बहुत बड़ा उत्तर है। मैं बता रहा हूं, सेना का ताना बाना आप देख लीजिए, सेना में वो कभी फील ही नहीं आती। क्यों? अनसेंसर्ड है। और जो नेचुरल हमारा सामाजिक ताना बाना है, जब वो अपनी शौर्यता, अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ और देश के प्रति समर्पित और लड़ने और जान देने की वो कमिटमेंट के साथ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो आरक्षण नहीं होने के बावजूद भी जो असली भारत है वो आपको सेना में नजर आता है। गलत तो नहीं कहा व्यालोक भाई मैंने? बिल्कुल सही कहा। और एक आखिरी लाइन, कि जब बेंच पर बैठे चेहरे समाज की, भारतीय समाज की विविधता को नहीं दर्शाएंगे, तो वो फैसले वैसे ही उल जलुल होंगे, जनता के अनुभवों से कटे हुए होंगे। बिल्कुल होंगे। क्यों? अगर देखना हो तो राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति करते हैं भारत में, वो देश की राजनीति की जमीन से कटे हुए हैं, इसलिए उलझुल राजनीति उनकी होती है। तो इस तरह की चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बिल्कुल अलग तरीके की इस वीडियो चर्चा को आपने जरूर एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ बड़े सवालों का उत्तर इसमें मिले जहां कहीं और इस तरह की बात नहीं हुई हो, तो आप इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यालोक जी, प्रारब्ध के अलावा ब्यालोक वाणी इनके नाम के नीचे देखिए लिखा हुआ है, वहां मौजूद पाए जाते हैं। तो आप उस चैनल को भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। आप आज आराम करिए, आज इतवार है, तो इतवार की छुट्टी इस वीडियो के साथ लगातार देखते रहिए। रात के 9 बजे एक बहुत बड़ा लाइव प्रारब्ध के इसी मंच पर, रात का 9 बजे। पिछले 2 दिनों से हम लाइव नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज का लाइव कश्मीर पे है। अमेरिका से क्या निकल के आया है कश्मीर के लिए, जिसने पूरी दुनिया को
कश्मीर और पीओजे के बारे में एक अलग दृष्टि दे दी है और क्या बड़ा अब होने वाला है। रात का लाइव उस पर कर्नल मैन चौबे होंगे और एक अतिथि हमारे साथ और होंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम।